नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और एक और अहम मुद्दे के साथ आज हम आपके सामने हैं। भारत में हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक खामोश कातिल बनकर उभर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जिन लोगों को इसकी जानकारी है और जो दवाएं भी वो ले रहे हैं, उनमें से भी लाखों लोग अब इस पर काबू नहीं पा रहे। नई स्टडी कहती है कि भारत में 49% से ज्यादा पुरुष और महिलाओं की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 37% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें हाइपरटेंशन है और जिनका इलाज चल रहा है और जिनका ब्लड प्रेशर अब नियंत्रण से बाहर है, यानी दवा लेने के बावजूद खतरा बरकरार है। स्टडी में चौंकाने वाला एक फैक्ट यह भी सामने आया है कि अमीर तबकों में खतरा ज्यादा देखा गया है और शहरी इलाकों में पुरुषों में 51% तक अनकंट्रोल्ड बीपी के शिकार पाए गए हैं। इस स्टडी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS और मुंबई और PGIMER चंडीगढ़ के रिसर्चर्स ने NFHS5 डेटा के आधार पर तैयार किया है। यह स्टडी प्लॉज 1 इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है। और क्या फाइंडिंग्स हैं, जरा उस पर भी रोशनी डालते हैं। पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर पुरुषों में अनियंत्रित हाइपरटेंशन 50% से ज्यादा देखा गया, जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया। वहीं महिलाओं में नागालैंड ऐसा राज्य है जहां 50% से ज्यादा महिलाएं इस खतरे से जूझ रही हैं। तो ये डेटा ये बताता है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज और ये सब तमाम जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे अपने पैर ऐसे पसार रही हैं कि आप देखिए कि इन डेटा के आधार पर कहा जाता है कि हर तीसरा आदमी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन का शिकार भारत में मौजूद है। और यही नहीं, रिसेंटली एक दिल्ली में भी स्टडी हुई। दरअसल एम्स ने दिल्ली में एक कहते हैं बड़ा अच्छा अध्ययन किया। 6 से 19 साल की उम्र के बच्चों पर 5 स्कूलों में ये एम्स ने रिसर्च किया और जो साइज था 4000 बच्चों पर किया गया। उसमें ये पाया गया कि इन उम्र के बच्चे यानी 6 से 19 साल की उम्र वाला जो वर्ग है, इसमें भी अब बच्चों में कार्डियो मेटाबॉलिक समस्याएं अब बड़ी कम उम्र में सामने आने लगी हैं। ये बच्चों के एडल्ट होने पर और गंभीर रूप ले सकती हैं, इसका हमें अंदाजा है। तो चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों, ये सभी इस वक्त खतरे की जद में हैं। हाइपरटेंशन एक बड़ी टेंशन भारत में उभर कर सामने आ रहा है। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ मीनल भारद्वाज जी हैं जो कि फाउंडर हैं मी स्टूडियो हेल्थ से और अच्छी खासी वेलनेस कोच हैं, लोगों को जागरूक करती हैं। मीनल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर गौतम नीलोबा नाइक हैं जो कि कंसल्टेंट हैं, स्ट्रक्चरल कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर गौतम, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जो डेटा इन तमाम प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल्स में सामने आया है, मैं लेंसेट की भी स्टडी से गुजर रहा था, ICMR का भी डेटा देख रहा था, और जब से अहम बात जो मुझे सामने आई, जो मैं रखना चाहता हूं वो ये कि 49% से ज्यादा और 37% से ज्यादा महिलाएं, 49% ज्यादा पुरुष और 37% से ज्यादा महिलाएं भारत में ऐसी हैं जिनका जो बीपी है वो कंट्रोल से बाहर है। मतलब वो मेडिकेशन में है, वो लगातार बीपी की दवाएं भी ले रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशन में हैं और वो इस समस्या में अनियंत्रण की स्थिति से गुजरे। कितना अलार्मिंग है ये? जी, बहुत धन्यवाद आपका और मेरे श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो आपने पूछा है। बेसिकली हाइपरटेंशन बहुत चौंकाने वाला इसीलिए भी है क्योंकि हाइपरटेंशन शरीर के हर भाग को अफेक्ट करता है और ये जो स्टडीज आपने अभी कोट की है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम बन चुकी है हाइपरटेंशन, क्योंकि जहां-जहां खून है वहां पे ब्लड प्रेशर है और जहां-जहां जो प्रमुख हमारे ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, लिवर, किडनी, ये सारे के सारे इससे अफेक्ट होते जरूर हैं।
और ब्रेन में भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जैसे स्ट्रोक्स वगैरह आजकल राइज पे हैं। तो हाइपरटेंशन मोस्टली जो हमें देखने मिलता है अमूमन, वो पेशेंट को ज़्यादातर मालूम ही नहीं होता है हाई ब्लड प्रेशर। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर एसिम्प्टोमेटिक, जिसका मतलब ये है कि अगर उनमें ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री हो या माता-पिता में किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से ही रही हो, तो ये फैमिलीज़ में रन करता है और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को हाइपरटेंशन की तरफ ले जाते हैं। 80% ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट नो दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। जब वो किसी डॉक्टर के पास, जनरल प्रैक्टिशनर के पास अमूमन जाते हैं, तब ज़्यादा पता चलता है। जो आपने बताया है सिटीज में या अर्बन एरियाज में प्रेवलेंस ज्यादा है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एक हाइपरटेंशन है जो कि आजकल शहरों में या वर्क प्लेस में ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, तो आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डू नॉट नो, या तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर है, और यदि ब्लड प्रेशर है और दवाइयों पे है तो नियमित रूप से दवाइयां ना लेना है। तो ये सारी चीजें मिला के चौंका देने वाली जरूर है, बट बहुत सरप्राइजिंग नहीं है ये स्टेटिस्टिक्स। चलिए, तो तमाम बातें ये इशारा कर रही हैं कि जो मुश्किलें हैं वो पहले से ही थी और कोई सरप्राइजिंग फैक्ट्स नहीं है ये मतलब इसका अंदाजा था। अब जाहिर सी बात है ये वक्त के साथ और तेजी से बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। मीनल, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं दिल्ली वाले डेटा को आपके सामने रखना चाहता हूं जो बताता है कि 6 से 19 साल के बच्चों में जो है वो अब कार्डियो और मेटाबॉलिक जो डिजीजेज हैं वो बचपने में ही देखी जा रही हैं। मतलब हम ओबेसिटी वाली समस्या, मोटापे वाली समस्या से तो बच्चों में बहुत पहले से ये चैलेंज बना हुआ है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बाकी भी कंडीशंस देखें, चाहे वो डायबिटीज़ को देख लें या किसी तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी को भी देख लें, या इसकी वजह से कुछ और भी उनके तकलीफें ये बढ़ती जा रही हैं। कितना बड़ा ये खतरा है। मतलब अगर वो बहुत कम उम्र में उनको इस तरह के लाइफस्टाइल की चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो हमें मान के चलना होगा कि जब वो एडल्ट होंगे तब तो बहुत बड़े चैलेंज से गुजरेंगे। See, you have to understand one point here and that point also very clearly कि the whatever habits आपके बच्चे पिक कर रहे हैं ना, वो habits are actually running in your family. For example, ये जो अभी हम बीपी की बात कर रहे हैं, that the cases are increasing. This was alarming from a very long time. हम बहुत टाइम से इस बारे में बात कर रहे हैं और बहुत टाइम से लोगों को बता रहे हैं कि your lifestyle needs a major shift. बट लाइफस्टाइल शिफ्ट ना एक लॉन्ग कट है, इसका एक शॉर्टकट है विच इज टेकिंग अ बीपी मेडिसिन और विच इज टेकिंग अ वन पिल एवरी डे। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो पिल बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करेगी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द रिपोर्ट हैज कम आउट राइट नाउ कि आप पिल लेने के बावजूद भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आपको सारे हार्ट एलिमेंट्स चल रहे हैं, इनफैक्ट अटैक्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। Exactly the point which we as a fitness community has been trying to harness again and again कि आपको lifestyle में changes करने ही पड़ेंगे। You will have to add movement daily और 10-15,000 steps ही नहीं, आपको एक active lifestyle adopt करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद active नहीं है तो how can you believe कि आपके बच्चे active हो जाएंगे? आपके बच्चे वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। So if you are sitting in the home looking at your desktops, working on the desktops or watching your phones or watching the Netflix throughout the day, don't expect कि आपके बच्चे बाहर धूप में जाके खेलेंगे and they will have an active lifestyle. On top of that, you are feeding crap to your kids. The kind of a salt and the sodium which is going in the kids diet, आप सोच भी नहीं सकते। The sugar content, the junk content, किसी भी बच्चे को घर में बना हुआ 3 बार का फ्रेश खाना मिल ही नहीं रहा है। किसी भी बच्चे को घर में फ्रेश सूप, वेजिटेबल्स, ये आप खुद नहीं कर रहे हैं। So how can you teach this to kids?
अगर आपकी डाइट में खुद फाइबर इंटेक नहीं है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आपका इंटेक नहीं है, तो हाउ कैन यू टीच दिस टू द किड्स? यू कांट टेल योर किड्स टू ईट हरी सब्जियां जब हरी सब्जियां आपकी ही डाइट का पार्ट नहीं है। अगर आप ही कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहे हैं, आप ही एक्टिव नहीं है, आप ही गेम्स नहीं खेल रहे हैं, आप ही आउटडोर नहीं बैठे हैं, यू कांट टेल योर किड्स कि मैं तो रूम में बैठ के टीवी देखूंगा। यू हैव टू गो आउट एंड प्ले। कोई भी बच्चा आज के टाइम में बाहर खेल ही नहीं रहा है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट वी गेट टीनेजर गर्ल्स एज यंग एज 9, 10, 11, 12 who have PCOD and PCOS. उनको डॉक्टर्स तो दवाई दे देते हैं, बट वी नो दैट दवाई इज नॉट द आंसर, एंड गर्ल्स एट सच स्मॉल एजेस आर गिवन द मेडिसिन्स to control something which is actually just our lifestyle disorder. They will have to increase the level of activity. डाइट को देखना पड़ेगा, आपकी डाइट को बिल्कुल होलसम फूड बनना पड़ेगा, मतलब घर का बना हुआ ताजा खाना खाइए, और जो आटा है वो भी ऑर्गेनिक लीजिए। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ आप मुंह में अपने क्या डाल रहे हैं। सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, घर का बना हुआ दही, ये सब आपको अपनाना पड़ेगा, और सिर्फ एक दिन का चेंज नहीं है। दिस इज नॉट अ 21 डे क्विक फिक्स और अ 3 month प्लान। दिस इज समथिंग यू हैव टू स्टार्ट टुडे till the end of time. This is something which you have to follow for your whole life. अगर आप स्वस्थ बना रहना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी बीमारी आपके आसपास ना आए, आपको अपनी लाइफस्टाइल के साथ ये सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह का सन देखिए, वो जो एक सन 6-7 बजे निकलता है ना, वो एनर्जी अपने अंदर लाइए। पीपल आर बिकमिंग सो लेजी, सो लेथार्जिक, एनर्जी नहीं है लोगों में। आप ना तो सही खाना खा रहे हैं, ना आपका स्लीप शेड्यूल टाइम पे है, आप सर्केडियन रिदम से बिल्कुल हट गए हैं। And you will see people becoming active later in the day. 7 और 8 और 9 o'clock के बाद लोग एनर्जेटिक होने लगते हैं। They'll tell you कि मैम मैं रात को वर्कआउट करूंगा 11-12 बजे। So I tell them you can do it. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये इसलिए भी बहुत जायज है क्योंकि आप अगर देखिए किसी भी अगर हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, हम भारत को ही ले लें, तो हमारे यहाँ तो मौसम के हिसाब से खान पान बना हुआ है। हमारे यहाँ तो दिन और रात के पहले से ही तय मानक है कि हमें कितने बजे के बाद खाना नहीं खाना है, और कितने बजे के बाद खट्टा नहीं खाना है, मीठा कब खाना है। हमारे यहाँ तो कई सारी चीज़ें, भले उसे आप शायद कल्चरली बाकी चीज़ों से जोड़ के देखें, और उनका भी बड़ा साइंटिफिक महत्व है, लेकिन ना कहीं हम अपने उन बेसिक्स को भूल गए हैं। बैक टू बेसिक्स जाना होगा, उनको समझना होगा। डॉक्टर विजय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय, बताइए, ओपीडी में क्या मतलब इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है जो पूरी तरह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या इस तरह की लाइफस्टाइल डिजीजेस की शिकायत आपके पास लेकर आ रहे हैं? आप लंबे समय से मरीजों को देखते आ रहे हैं, क्या कुछ सालों में यह संख्या बढ़ी है? जी सर, अभी आप देखोगे तो डायबिटीज संख्या जो है इस देश में कम से कम 101 मिलियन पेशेंट, मतलब 10 कोटि लोग डायबिटीज के इस देश में मौजूद है। और सबसे बुरी खबर ये है कि प्री डायबिटीज इज 136 million. And why it's more important to worry about pre-diabetes? Because these are the people who become diabetes in future. That means the epidemic of diabetes will continue as long as you have pre-diabetic patients are more in number. So that's the worry first. And second worry is that in a patient of diabetes, the incidence of hypertension is almost 50%. Means half the patient with diabetes have hypertension. And if you see patients of hypertension, 40% of them diabetic. So diabetes and hypertension are inseparable cousins. तो दोनों साथ में चलते हैं। इसी के लिए जब हम डायबिटीज की ट्रीटमेंट करते हैं, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। और दोनों में डायबिटीज बड़ा दुश्मन नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर। और इसी के लिए ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है कि वो साइलेंट किलर होता है। तो ये होगी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की बात, जो इतनी तेज रफ्तार से चल रही है। इसी के लिए दोनों कंट्रोल करना सबसे अहम बात है। और ये ब्लड प्रेशर डायबिटीज इवन यंग पेशेंट्स 35-45 ईयर्स में भी ज्यादा दिख रही है। तो इसके कारण अपने देश में डायबिटीज 10 या 15 साल पहले आ जाती है।
compared to Western countries where the incidence of diabetes and hypertension is 10 years later. So that's again another important cause of worry to us. And therefore, it is important that everyone should check the blood pressure carefully and record it and have to take cognizance of that and take proper treatment. कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर मापा ही नहीं जाता है और ब्लड प्रेशर जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसको ठीक से मापना जरूरी है। जो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में चाहिए, तो दोनों पैर जमीन पे रखे हुए चाहिए और जो ब्लड प्रेशर कब बांधते हैं वो हार्ट के लेवल पे चाहिए। और जब पेशेंट की ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं तो पेशेंट के साथ बात नहीं करना चाहिए और वो रिकॉर्ड एक बार होने के बाद उसको 3 बार रिकॉर्ड करके उसका एवरेज निकालना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और शायद किसी भी स्तर पे सबसे जरूरी होता है निगरानी। जब आप निगरानी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अपने अपने शरीर के संकेतों को समझेंगे। याद रखिए, अगर आम तौर पर हम ये कहते हैं कि 1-2 दिन हमें ऐसा होता है कि चलो हम थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज़ आपको लगातार हो रही है, अगर कोई चीज़ आपको लगातार हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के लक्षणों को समझें। और सबसे बेहतर है कि आप अपने खान पान, अपनी एक्टिविटी को ज़रा बेहतर बनाएं। और मतलब इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। मतलब आज मेजॉरिटी ऑफ लोग किस तरह से लाइफ जी रहे हैं, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, अगर आप ट्रेनों में जा रहे हैं, आप बसेस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी गैदरिंग में हैं, तो आपको नज़र आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग या तो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं या कहीं बैठ के कुछ खा रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त है, एक तरीका है। शायद वो तौर तरीके हमें फिर से सीखने होंगे। डॉक्टर गौतम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। इस पूरी चर्चा में बार बार एक्सपर्ट साइलेंट किलर कह रहे हैं। मतलब क्या बीपी की वजह से और भी कुछ हो सकता है? मतलब वो और भी अंगों को नुकसान होता है? ऐसा करता क्या है ये बीपी? जी, थैंक यू। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा था, बेसिकली साइलेंट किलर, मोस्ट ऑफ द हाइपरटेंसिव्स डू नॉट नो दैट दे आर हाइपरटेंसिव्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज एन एसिम्प्टोमेटिक डिजीज। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो आपके ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उन्हें, जैसे मैंने पहले भी बताया, पता नहीं होता है। सबसे सिंपल टेस्ट है डॉक्टर की क्लिनिक में ब्लड प्रेशर मेजर करना। आजकल पोर्टेबल ब्लड प्रेशर की मशीन्स हर जगह फ्रीली अवेलेबल है। सबसे इजी चीज है आपका ब्लड प्रेशर और शुगर मेंटेन करना और रिकॉर्ड करना। रोजमर्रा की भागदौड़ में जनरली शहरों में ये नहीं हो पाता है, लेकिन हर किसी को एक फैमिली में एक ब्लड प्रेशर मशीन या हर घर में फ्रीली अवेलेबल बीपी चेक करना। अच्छा, दूसरी चीज होती है, यंगस्टर्स में बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर डायग्नोस हुआ कोई। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि हाइपरटेंशन, डायबिटीज के तो ऑलरेडी वी आर अनफॉर्चुनेटली द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न। तो जहां जहां ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने कहा, जहां जहां खून जाता है वहां वहां ब्लड प्रेशर अफेक्ट करता है। आपके जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, किडनीज, ब्रेन, इन सब पे मेजर इफेक्ट ब्लड प्रेशर का होता है। तो जो 80% पेशेंट्स जो है जिन्हें पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होके अब उनकी ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये बहुत देरी तक पता चलता है, विच इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर इन द फर्स्ट प्लेस। इसका एक सहज उपाय जिसको हम कहेंगे वो ये होगा कि कोई अगर 25 या 30 साल का युवा हो तो एक बेसलाइन कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन करना। जैसे अमूमन आप हेल्थ पैकेजेस देखते हैं, उसके अंदर बेसिक ब्लड टेस्ट जैसे ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हो गया, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी, ये एक बेसलाइन कार्डियक इवैल्यूएशन हो गया। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो किडनी की बेसलाइन इवैल्यूएशन करते हैं। ये सारे आजकल फ्रीली अवेलेबल है हेल्थ पैकेजेस में, जो आपको एक बेसलाइन भी बताते हैं आपकी हेल्थ की स्टेटस पे है, कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपके में है या नहीं है। और साथ ही साथ जब आप डॉक्टर साहब को क्लिनिक में देखते हैं तो वो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ईसीजी नियमित रूप से करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। और ये मतलब ये एक दिन का परिणाम नहीं है। ये
हमारी सालों की जो गलत आदतें हैं और सालों से जो इग्नोरेंस है, शायद एक तो भारत में मैं ये भी देखता हूं कि हर बीमारी को लेकर ये है कि अरे मुझे कैसे हो सकता है, ये इसमें बड़ी कई बार लोग अपने चेकअप या अपने बाकी चीज़ों में बड़ी देरी कर देते हैं। मीनल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। लोग कह रहे होंगे कि अरे यार ये लोग समस्याओं की ही बात कर रहे हैं, समाधान भी बता दीजिए। मतलब खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए, कुछ जो आपने डिकोड किया हो कि हाँ शायद आज की भागती दौड़ती जिंदगी में शायद क्विक कोई चीज ऐसी है जो शायद इस लाइफस्टाइल से मैच करती हो, वो खान पान में अगर आ जाए। So I think first and foremost, become mindful of the things that you are doing. Like जो stress है वो एक बहुत ही major reason है इन सभी चीजों का। मतलब people are overeating because they are stressed. उनको पता ही नहीं है कि they are overeating. वो stressed है इसलिए emotional eating या बहुत खा रहे हैं without knowing कि वो इतना excess में अपनी body पे excess calories डाल रहे हैं। So first and foremost, I think अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन के रहने वाला है एंड इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर एनी इन फ्यूचर। मतलब आपको समवेयर समहाउ यू हैव टू बिकम फ्रेंड्स विद द स्ट्रेस इन योर लाइफ और आप ये सोचिए कि आप इस स्ट्रेस को मैनेज करते हुए हैप्पीली अपनी लाइफ कैसे निकाल सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप किसी ना किसी ढंग से दिन में 5 से 10 मिनट तो बेसिक है, माइंडफुलनेस स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, प्राणायाम स्टार्ट कीजिए, अपने आप को शांत रखना शुरू कीजिए। एवरीबडी इज हाइपर, एवरीबडी इज बिकमिंग रिएक्टिव टू द सिचुएशंस। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू कीप योरसेल्फ काम एट पीस। वो इनर पीस आप अपने अंदर लेकर आइए, वो भाव आप अंदर लेकर आइए। यू विल सी कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी तभी ठीक हो जाएंगी जब आप अपने स्ट्रेस को आप नॉर्मलाइज कर you will have a normal cycle in your day। मतलब सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए। उसके बाद एक्टिविटी इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। समवेयर समहाउ अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी वर्कआउट्स करने का, तो खाना खाने के बाद रात को आप वॉक पे चले जाइए। इट डजंट हैव टू बी अ ब्रिस्क वॉक, टहलिए, सिर्फ रात को टहलिए। आपको पता है अगर आप रात को नाइट स्काई में टहलेंगे तो आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 1, आपने जो लेट खाना खाया है, चाहे लेट खाया है जल्दी खाया है, वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी कनेक्ट करेगी नेचर से दैट इट इज डार्क, रात हो चुकी है और मुझे सोना है। सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवीज एंड गेटिंग ऑल दोस एडवेंचर्स एंड आजकल के आपको पता है शोज कैसे हैं, वो आपको एक एड्रेनलिन रश दे देते हैं सोने के टाइम पे, जो आपको नहीं चाहिए। इनफैक्ट योर स्लीप हैज टू बी वेरी पीसफुल। आपकी बॉडी पूरा का पूरा जो डिटॉक्स करती है ना और अपने सिस्टम को रेजुविनेट करती है, वो स्लीप में करती है। और आप मुझे गिन के बता दीजिए कि हम सभी में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात को 9:30 से 10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह 6 से 7 बजे उठ जाते हैं। ये प्राइमरीली एक टाइम रेंज है जिसमें आपकी बॉडी आपको रेजुविनेट करती है। अगर नौकरी पर आने की मजबूरी नहीं है तो कोई नहीं करने वाला। मतलब उठ तो भले जल्दी जाए लेकिन लेकिन इसके साथ साथ डाइट का भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यू हैव टू मेक श्योर कि लिक्विड कैलोरीज आप जितनी खा रहे हैं ना वो बंद कर दीजिए। आप देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप एक टॉल, वो जो एक स्टारबक्स का एक टॉल कॉफी का गिलास लेते हैं और उसके साथ कुछ भी एक बर्गर या कुछ भी ले लीजिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1000-1200 कैलोरीज और उसके साथ तो फ्राइज और ये सब तो आ ही जाता है ना एज अ साइड डिश। ये आपका 1200 से 1500 कैलोरीज का सिर्फ एक मील है जिसके अंदर हार्डली एनी न्यूट्रिशन मिल रहा है आपको। इट्स जस्ट लिक्विड कैलोरीज फुल ऑफ जंक। आप इतनी 1200 से 1500 कैलोरीज में दिन के 3 मील्स खा सकते, और उन मील्स में आप अपने घर का मल्टीग्रेन आटे का एक रोटी खाइए, साथ में सैलेड खाइए, रॉ वेजिटेबल्स का बढ़िया सैलेड खाइए, उसके अंदर नींबू निचोड़ी अपने घर की ही ड्रेसिंग बनाइए, चाहे विनेगर डाल लीजिए, चाहे उसके ऊपर आप ब्लैक पेपर डालिए। एक आपके घर की कोई ताजी सब्जी रखिए, प्रेफरेबली हरी सब्जियां खाइए बिकॉज हर किसी में आजकल आयरन और ये सब की तो कमी है ही। उसके साथ में आप अपने घर का एक कटोरी दाल या पनीर या मटर पनीर कुछ भी इस टाइप का, ये एक मील की कैलोरीज 250, 300, 400 से ज्यादा नहीं होती। आप इस मील को दिन में 3 बार खा सकते हैं। आप अपनी दिन की शुरुआत एग से करिए, एग व्हाइट से करिए, प्रोटीन से करिए।
ये सब चीजें आपकी बेसिक डाइट की रिक्वायरमेंट्स हैं। कैसी दिखती थी और कैसी हमने अपनी प्लेट बना दी है, ये बस सारे जो राज हैं वो इसी में छिपे हुए हैं। मेरे पास समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल के साथ डॉक्टर विजय आपके पास आना चाहता हूं। हमें बताइए कि बेसिक टेस्ट कौन से कराया जाए, मतलब और किस उम्र के बाद, मतलब ये जो मौजूदा सारे आंकड़े हैं, आपको लगता है किस उम्र के बाद ये टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए? 25 साल के बाद टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है देश में। और सिंपल टेस्ट तो रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, जो कोई डॉक्टर के पास या नर्सेस के पास होता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार आपको मालूम पड़ा कि आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के ऊपर है, तो आपको हाइपरटेंशन हो गया। इसके बाद आपको यूरिन टेस्ट करना है, वो प्रोटीन के लिए और शुगर के लिए। ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड शुगर, सीरम क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी करना जरूरी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो बताता है कि आपकी हार्ट की साइज कितनी है या वहां कोई चेम्बर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, ये बता देता है। उसके बाद है सोनोग्राफी कहते हैं। सोनोग्राफी में आपकी किडनी की साइज मापी जाती है और जो रीनल आर्टरीज है उसकी कैलिबर, और उसमें कोई रुकावट है खून के लिए वो भी देखा जाता है। उसके बाद स्पेशल टेस्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसे कहते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। इसमें मालूम पड़ता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी बढ़ चुकी है और उसके लिए कोई दवा की जरूरत है। यदि आपका स्टेज सही हो या आपका 2D को सही हो, तो आपको स्ट्रेस टेस्ट करना पड़ता है, जिससे मालूम पड़ता है कि आपके हार्ट की क्षमता कितनी है। तो ये सारी टेस्ट करने के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है कि नहीं। यदि ऑर्गन डैमेज हो चुका है तो आपकी दवा सही होनी चाहिए ताकि आपकी ऑर्गन डैमेज को रिवर्स करे और ब्लड प्रेशर इतने अच्छे कंट्रोल करे तो आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक या किडनी फेलियर इस समस्याओं को सामना न करना पड़े। इसी के लिए ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। दवा सही ढंग से लीजिए, उसे बंद मत कीजिए डॉक्टर की सलाह सिवा, और जैसे दवा लेते रहेंगे तो आपकी जिंदगी ठीक रहेगी और आपको ये जो कठिनाई होती है जैसे स्ट्रोक और हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इनसे मुक्ति मिल सकती है। ये होगी इनके बारे में जानकारी कि जो टेस्ट करनी चाहिए। वेरी वेल सेड डॉक्टर। और ये तमाम जो पॉइंट्स हैं ये बहुत आवश्यक हैं और इसीलिए आज हम इस चर्चा को लेकर भी आए ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो साइलेंट किलर्स और डेटा, मतलब हमेशा कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो वही है कि प्रत्यक्ष आपके सामने है। अगर डेटा कह रहा है कि 50% लोग इस तरह से जूझ रहे हैं, इस तरह की समस्याओं से, महिलाओं का परसेंटेज भी ज़्यादा है, बच्चे भी जद में जा रहे हैं, महानगरों की हालत ज़्यादा ख़राब है, रूरल एरियाज़ में क्या है कि थोड़ा एक्टिविटी उनकी ज़्यादा है, खान पान में भी ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा हैं, तो शायद वहाँ ख़तरा कम है लेकिन ख़तरा बरकरार है। शुक्रिया करेंगे अपने सभी पैनलिस्ट का, डॉक्टर विजय, मीनल जी, इसके अलावा डॉक्टर गौतम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आज के शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चर्चा पसंद आई हो। ये पूरी चर्चा हम YouTube पर भी अपलोड करेंगे, तो कोई चीज़ मिस हो गई है तो वहाँ से भी आप रिविजिट कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।